ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ उसके पीछे की क्या थॉट प्रोसेस है, मैंने सबसे पहले एंट्री कब ली और फ्यूचर में पॉसिबल स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है, ये सारी डिटेल्स भी बताऊंगा। ये वीडियो को स्पॉन्सर किया है हमारे 50,000 सब्सक्राइबर फैमिली ने। जी हाँ दोस्तों, आपने। एंड एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस ये वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे भी है, जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करता जाऊंगा। पर यहाँ पे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसे किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट, मेरा थॉट प्रोसेस, कन्विक्शन, रिसर्च, ये सब आपसे बहुत अलग हो सकता है। ये वाला वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस की तरह लीजिए। यहाँ पे ना थॉट प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मेरे पोर्टफोलियो की 5th लार्जेस्ट होल्डिंग है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। एलटीटीएस का स्टॉक बहुत ही रीसेंट एडिशन है मेरे पोर्टफोलियो में और मैंने इसे यहाँ पे 6% की एलोकेशन दी है। एज अ फुल डिस्क्लोजर, इसे मैंने दिवाली के अराउंड परचेज किया है और ये वन ऑफ द टॉप 3 स्टॉक आइडियाज भी था एज पार्ट ऑफ माई दिवाली पिक्स। एलटीटीएस के शेयर में सबसे पहली मेरी एंट्री अराउंड द लेवल्स ऑफ 4,700 थी और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की मेन रीजंस टेक्नो फंडा थी। फंडामेंटली तो नरेटिव यहाँ पे सुपर सॉलिड था ही, पर दिवाली के अराउंड ना टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही क्रूशल प्राइस एक्शन के सपोर्ट पे था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था और शॉर्ट रन में ये बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ भी। मैं ये स्टॉक को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था और फंडामेंटली यहाँ पे इसे ट्रैक करने की सबसे बड़ी 2 रीजंस थी। एक तो मैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये वाली कैटेगरी या डिजिटल की थीम पे ना काफ़ी बुलिश हूँ। तो सबसे पहले तो ये थीम में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है और वो जितने भी ऑप्शंस है ना उसमें वैल्यूएशंस बहुत ही अनकंफर्टेबल करने वाले हैं। पर एलटीटीएस एक ऐसी स्टोरी थी जहाँ पे नो डाउट वैल्यूएशंस थोड़े से फिर भी हाई थे, पर एक रिलेटिव कंफर्ट बैठ रहा था। ये सारे पॉइंट्स के साथ साथ एक और बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर था एलटीटीएस के केस में। अगर आपको मल्टीपल डाइवर्स नेक्स्ट जनरेशनल थीम से फोकस करना है, जैसे कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसे केस में ना एलटीटीएस एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन मुझे लगा। अब आगे फ्यूचर में मेरी यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नो डाउट एलटीटीएस के केस में मैं थोड़ा सा लॉस में हूँ, पर मेरा फंडामेंटल नैरेटिव यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल लगभग 52 टाइम्स है, प्राइस टू सेल्स रेशियो भी 5 टाइम्स है। तो नो डाउट ये उतना सस्ता नहीं है, पर ये उतना एग्जॉर्बिटेंट भी नहीं है। तो इन्हीं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के चलते पर्सनली मुझे ये सुपर टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी लगती है अगर मुझे ईआरएनडी की थीम प्ले आउट करनी है हमारे एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस पे। पर अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि एलटीटीएस को मैं पॉसिबली सेल कब करूंगा। एलटीटीएस को मैं सिर्फ 2-3 सिनेरियोज में ही सेल करने का सोचूंगा। उसमें सबसे बड़ा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे फंडामेंटल्स कुछ ऊपर नीचे हो जाए या मेरा थीसिस उतना ब्यूटीफुली प्ले आउट ना करे। दूसरा छोटा केस यहाँ पे रीबैलेंसिंग करने का ये भी हो सकता है कि एलटीटीएस के केस में अगर वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो जाए या दूसरे ऑप्शंस ईआरएनडी थीम में थोड़ा सा कूल ऑफ करे और रिलेटिव वैल्यूएशंस पे आए। पर इमीडिएटली तो इनमें से कोई भी ऐसा सिनेरियो मुझे प्ले आउट होता हुआ नहीं दिख रहा। एंड एज पार्ट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस ये वाला स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा मोस्ट लाइकली बना रहेगा। और जस्ट इन केस अगर आप भी एलटीटीएस में इन्वेस्टेड हो तो ये वाला लाइक बटन ना जरूर दबा दीजिएगा। अब बात करते हैं गिव अवे की। एज पार्ट ऑफ द 50,000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन मैं सोच रहा हूं कुछ गिव अवे के विनर को ऐसा ऑफर करूं जो उसे लाइफ टाइम याद रहे। और इसी थॉट को अगर मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं तो स्टॉक गिफ्टिंग के मुकाबले दूसरा बेटर ऑप्शन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, गिव अवे में मैं ऑफर करूंगा एक स्टॉक किसी भी विनर के पसंद का जो वो उसके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेगा, अप टू ₹1,000। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये कॉन्टेस्ट में भाग कैसे ले। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा जो वीडियो में मैं आगे कुछ ही देर में पूछूंगा। मेरा अगला पोर्टफोलियो स्टॉक भी बहुत रीसेंट एडिशन है पोर्टफोलियो में, जब रिसेंटली 6 महीने पहले उसे रीबैलेंस कर रहा था। ये वाले स्टॉक में मेरी अप्रॉक्सीमेटली 6 से 60% की एलोकेशन है और ये जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है ना वो डियोपोलिस्टिक है। इनके पास 60% का डिपॉजिटरी का मार्केट शेयर है और ये स्टॉक है, जैसे आपने गेस कर ही लिया, सीडीएसएल का। डिपॉजिटरी सर्विसेज का बिजनेस एस्टैब्लिश करना उतना आसान या केक वॉक नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल एंट्री बैरियर्स होते हैं और इन्हीं सारे फैक्टर्स के चलते ना एक बिजनेस प्रोटेक्शन का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो डियोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट, मल्टीपल एंट्री बैरियर्स, इक्विटी मार्केट्स की हाई ग्रोथ का यहाँ पे इसके साथ साथ टेलविंड भी है दोस्तों।
2018 में ये 1.5 करोड़ डीमैट अकाउंट ऑपरेट करते थे, पर उसके बाद स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन की जो सुनामी आई है, करंटली इनके पास 5.5 करोड़ डीमैट अकाउंट है। प्लस इसके साथ साथ इनका बिजनेस मॉडल भी ऐसे डिजाइंड है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट करता है। ये एक एसेट लाइट बिजनेस है। सिंपल सी भाषा में बिजनेस बढ़ाने के लिए इतने बड़ी फैक्ट्रीज या मशीन्स नहीं लगती। बहुत ही कम खर्चे में ना आपका बिजनेस बहुत अच्छे से स्केल अप हो सकता है। ये पहली इन्वेस्टमेंट के बाद CDSL को मैं स्टैगर्ड वे में अपने पोर्टफोलियो में एवरेज अप या ऐड करता गया, और फ्यूचर में भी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आगे ये स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। ये वाले वीडियो में दोस्तों मैंने अपने पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, पर मेरे पोर्टफोलियो में दूसरे ऐसे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स भी है जिन्हें मैंने शॉर्टलिस्ट और इवैल्यूएट करके रखा है पॉसिबल फ्यूचर ग्रोथ स्टोरीज के लिए। ये वाला कंप्लीट पोर्टफोलियो रिवील का वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे। तो जस्ट इन केस अगर आपको कंप्लीट पोर्टफोलियो रिवील वाला वीडियो चाहिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे वो वीडियो आपकी वेट कर रहा है। ये वाला स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो LTTS और CDSL की तरह ही एक रिसेंट एडिशन है, पर मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं कि मुझे ये स्टॉक में थोड़े बहुत वैल्यूएशन के कंसर्न्स है। इनफैक्ट ये पांचों स्टॉक्स में ही मुझे वैल्यूएशन के कंसर्न्स है दोस्तों। पर ये वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में इतनी बड़ी एलोकेशन देने का रीजन ये था कि इसके थ्रू मैं मल्टीपल नेक्स्ट जनरेशनल थीम्स जैसे कि क्लीन एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, इनको प्ले आउट करना चाहता हूँ। ये वाला स्टॉक एक डायरेक्ट प्रॉक्सी है ये थीम्स की ग्रोथ का, तो अगर ये थीम्स में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई तो ये वाला स्टॉक इसका क्लियर बेनिफिशियरी रह सकता है। ये वाली स्टोरी है एमटार की, और एमटार बहुत ही नीश सेगमेंट में ऑपरेट करता है प्रिसीजन इंजीनियरिंग के। एमटार बहुत ही रिसेंटली लिस्टेड स्टोरी है जिसे मैं IPO से ट्रैक कर रहा हूं, पर यहां पे मैंने सबसे पहली एंट्री ली अराउंड द मंथ ऑफ अगस्त एट द लेवल्स ऑफ 1288। पर दोस्तों वो तो पहली एंट्री थी, पर एमटार जैसी स्टोरी को मैं स्टैगर्ड वे में कॉन्स्टेंटली एवरेज अप ही करता गया हूं। तो एमटार के केस में मेरा कन्विक्शन बहुत हाई है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे फंडामेंटली कुछ मेजर नैरेटिव चेंज नहीं होता तो गेम प्लान यहाँ पे भी बहुत सिंपल है कि स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट मैं कंटिन्यू करने का प्लान करूंगा। एमटार में मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन 8% है, पर यहाँ पे मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटीज में आगे एडिशन प्रेफर करूंगा क्योंकि वैल्यूएशंस एग्जॉर्बिटेंट है। शॉर्ट टर्म में तो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फेवरेबल नहीं लग रहा, पर ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पे मैं सुपर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूं। तो जस्ट इन केस अगर आपके पोर्टफोलियो में एमटार का स्टॉक है तो वो लाइक बटन दबा के मुझे डेफिनेटली इंडिकेट कीजिए। ये जो अगला स्टॉक आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये मेरे पोर्टफोलियो में सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग रखता है और 11% की कॉन्सेंट्रेशन है। ये स्टॉक में मेरी होल्डिंग तो पिछले कुछ सालों से है दोस्तों। इनफैक्ट ये स्टॉक तो मेरे पोर्टफोलियो में IPO से ही है। ये वाला स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, और IEX को ना हमने कई दफा कवर किया है। इनफैक्ट जब जब मौका मिला है ना इसे स्टैगर्ड वे में मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड ही किया है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के केस में मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांगली टेस्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स मतलब कंपनी मुनाफा तो ला रही थी पर स्टॉक का प्राइस कहीं भी नहीं जा रहा था और सालों तक ये साइडवेज ही घूमता रहा। तो यहाँ पे कई सालों तक ना बहुत फ्रस्ट्रेशन था। ऐसा कभी कभी लगता था कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पर पेशेंस ने यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ओवर द लॉन्ग टर्म। IEX मोर और लेस अपने बिजनेस में मोनोपोली रखता है और ये पावर एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिंपल सी भाषा में BSE की तरह ये भी एक पावर एक्सचेंज है। जैसे आप BSE पे स्टॉक्स या शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो, पावर एक्सचेंजेस पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं B2B के वो इलेक्ट्रिसिटी बाय और सेल कर सकते हैं। पर मोनोपोली के साथ साथ यहाँ पे दूसरे टेलविंड्स भी है ग्रोथ के, जैसे कि गवर्नमेंट डिजिटाइज करना चाहती है इलेक्ट्रिसिटी को, रिन्यूएबल्स का पुश दे रही है, तो नेट नेट ये IEX को बेनिफिट ही करेगा ओवर द लॉन्ग टर्म। इंडिया में सिर्फ 6% इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती है। अगर मैं इसे डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करूं जहां पे 30% इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, तो नेट नेट यहां पे आने वाले सालों में ना ग्रोथ का ही स्कोप है। हालांकि इतने सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स होने के बावजूद यहाँ पे एक रेगुलेटरी रिस्क है मार्केट कपलिंग का। मार्केट कपलिंग का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि IEX तो एक एक्सचेंज है पर दूसरे एक्सचेंजेस भी है और ये दोनों ही एक्सचेंजेस के बायर्स और सेलर्स आपस में ट्रांजैक्ट या ट्रेड कर पाएंगे। तो ये वाली चीज तो गवर्नमेंट के डेफिनेटली प्लान्स में है और ये रिस्क मेरी और आपके ध्यान में क्लियरली होना बहुत जरूरी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अगर मैं वैल्यूएशंस भी देखूं तो करंटली इनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स 70 टाइम्स है। नो डाउट ये थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं बट नन दी लेस ये एक हायर साइड पे ही है।
बट नॉनदलेस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक ऐसी थीम है जिसके थ्रू मैं रिन्यूएबल्स, पावर एक्सचेंजेस और इलेक्ट्रिसिटी के डिजिटाइजेशन का ग्रोथ, ये सारी थीम्स प्ले आउट करना चाहूंगा अगले 5 से 10 सालों का। तो अनलेस फंडामेंटली कुछ यहाँ पे बहुत बुरा नहीं होता, यहाँ पे मेरा एग्जिट लेने का कोई इमीडिएट प्लान नहीं है। अब दोस्तों आता है गिव अवे का क्वेश्चन। विनर को मैं यहाँ पे उसका फेवरेट स्टॉक गिफ्ट करूंगा अप टू ₹1000। ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वो स्टॉक का नाम बताना होगा। सिर्फ दोस्तों नाम बताने से काम नहीं चलेगा, वो स्टॉक आप बाई क्यों करना चाहते हो उसकी रीजन भी देनी होगी, और ये सारा कुछ आपको करना होगा नीचे कमेंट में। दोस्तों ये वाले गिव अवे का विनर मैं सिलेक्ट करूंगा और अनाउंस करूंगा अगली लाइव स्ट्रीम जो 26 फेब को होगी। तो दोस्तों ये कॉन्टेस्ट ओपन है 26 फेब तक सुबह 11 बजे तक ही, और बाकी कॉन्टेस्ट की फुल डिटेल्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो मेरे पोर्टफोलियो में लार्जेस्ट एलोकेशन रखता है और मेरे लिए एक बहुत बड़ा विनर साबित हुआ है। ये वाला स्टॉक है टाटा एलेक्सी का। टाटा एलेक्सी को दोस्तों मैंने सबसे पहले बाई किया था अक्टूबर 2018 में अराउंड द लेवल्स ऑफ 950। पर मैं सिर्फ वही नहीं रुका, यहाँ पे स्टैगर्ड वे में मैंने अपनी एसआईपी कई महीनों तक, या इनफैक्ट यूं कहूं सालों तक कंटिन्यू की है। टाटा एलेक्सी को पोर्टफोलियो में ऐड करने का डिसीजन बहुत ही आसान था। मेरी नज़र में एक ऐसी स्टोरी आई थी जो कार्स, प्रोडक्ट्स, इनके साथ साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करती है। यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग थी और वैल्यूएशंस ना बहुत अट्रैक्टिव थे। इनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल 2018 में लगभग 20 से 25 के अराउंड थे। पर इन सब में से तभी जो चीज़ अट्रैक्टिव थी ना, वो आज की डेट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स बहुत क्रेजी है। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो प्राइस्ड इन हो रखे हैं। प्लस टाटा एलेक्सी के केस में एक और प्रॉब्लम है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। यहाँ पे मेरी एलोकेशन 23% के अराउंड है। नो डाउट ये ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है, बट 23% एलोकेशन मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में किसी भी एक स्टॉक को, मुझे ये वाला फैक्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देती है। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स के चलते पिछले कुछ महीनों से मैंने टाटा एलेक्सी बाई नहीं किया। इनफैक्ट एक टाइम पे तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था और वो रीबैलेंस करने के लिए मुझे एक माइनर क्वांटिटी सेल ऑफ भी करनी पड़ी। बट प्लीज नोट दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैंने एक्शन लिया वो सिर्फ रीबैलेंसिंग के लिए था। बाई फार टाटा एलेक्सी की स्टोरी मुझे बहुत ही मजबूत लगती है। टाटा एलेक्सी के केस में मेरी अभी भी सिग्निफिकेंट एलोकेशन है और ये स्टॉक में मैं एक लंबी अवधि के नजरिए से रहना चाहूंगा। टाटा एलेक्सी को मैं बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं और इनफैक्ट यहाँ पे डीप डाइव भी करता रहता हूं। ये 5 स्टॉक्स में से तो एमटार की डीप डाइव मैंने यूट्यूब पे इनफैक्ट शेयर की है। हालांकि मैं कभी भी कोई भी स्टॉक रेकमेंड नहीं करता, पर ये डीप डाइव तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा अगर आप ऐसा बिजनेस समझना चाहते हो जो एक ग्रोथ मशीन रह सकता है आने वाले 10 साल के लिए।